माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से यह संकल्प लिया है कि हम 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका हो, तब हम देश को विकसित भारत बनाने से कम का कोई भी संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। भारत जिस रास्ते पर अब चल पड़ा है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि 2047 तक हम उस सपने को पूरा करेंगे। 2022 में जब 75 साल हमने पूरे किए थे आजादी के, किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड निश्चित रूप से बहुत बड़ा होता है, जब वो जीवन के 3 पायदान पूरे कर भारतीय मान्यता के अनुरूप चौथे पायदान की तरफ विहार करता है, गमन करता है। लेकिन एक ऐसा देश जिसका लाखों लाख साल का इतिहास हो, हजारों साल का लिखित इतिहास हो, उस देश में शायद 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय नहीं है। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन की गति बढ़ी है, परिवर्तन शाश्वत है, सत्य है, अनंतिम सत्य है, लेकिन जिस तरह से पिछले वर्षों में तकनीकी के बढ़ने के कारण से परिवर्तन की स्पीड जिस तरह से बढ़ी है, जो परिवर्तन पहले कुछ शताब्दियों में होते थे वो कुछ दशकों में होने लगे, जो कुछ दशकों में होते थे या कई दशकों में होते थे वो कुछ वर्षों में होने लगे, और कुछ वर्षों में जितने परिवर्तन हो पाते थे वो शायद कुछ दिनों में आजकल होने लगे। हम सब लोग इसको अपने दैनंदिन जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए 75 साल का यह समय निश्चित रूप से एक ऐसा समय अवश्य है कि जब हम इस विषय पर आकलन करें कि स्वतंत्रता जिसको हमने बहुत बड़ी कीमत देकर के प्राप्त की थी, हजारों लोगों ने अपने जीवन कुर्बान किया, लाखों लोगों ने अपनी जवानी समर्पित की, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अनेक अनेक ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया। अनेक ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने हंसते हंसते गोली खाना सीने पर स्वीकार किया होगा। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया होगा। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कई कई साल तक काल कोठरी में रहना स्वीकार किया होगा। कोल्हू में के बैल की जगह जुट करके काम करना स्वीकार किया होगा। घोड़ों की मार सही होगी, संघर्ष किया होगा, तब जाकर के देश आजाद होगा। इसलिए 75 साल का यह अवसर निश्चित रूप से हम सबको एक ऐसा अवसर प्रदान करता है कि जब हम इस बात का आकलन करें, इस बात पर विचार करें कि उन लोगों ने जो अपना जीवन और जवानी समर्पित करके, जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को लेकर के, या उनके मन में जो प्रेरणा उस समय रही होगी, जिस प्रेरणा ने तमाम यातनाओं, विपरीत परिस्थितियों को होते हुए भी उनके इस संकल्प को कि हमें भारत माता को आजाद करना, इस संकल्प को डिगने नहीं दिया होगा। क्या हम उसके, उनके संकल्प के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण कर पाए? ये 75 साल का कालखंड इस निश्चित रूप से इस बात का अवसर अवश्य है कि हम विचार करें कि कहां क्या कमी रह गई, किस कारण से कमी रही, कौन लोग जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ये समय नहीं है कि हम इन व्यर्थ चीजों पर समय जाया करें, लेकिन निश्चित ही हमें कि उनके सपनों का भारत बनाने में क्या कमी रह गई है और आने वाले समय में विश्व का प्रासंगिक भारत बने, हम 25 साल तक संकल्प लेकर के उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़े, इसके संकल्प के सजन, इसके संकल्प को लेने का अवसर अवश्य है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पिछले वर्षों में भारत वैश्विक पटल पर प्रासंगिक हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने प्रगति की, ऐसे बहुत सारे विषय जो पीछे छूट गए थे, जिनको एड्रेस नहीं किया जा सका था, किन कारणों के कारण, किन लोगों के कारण, मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो विषय अधूरे छूट गए थे उनको पूरा करना और जो कुछ आगे किया जाना है उसको प्राप्त करना, इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को जिस तरह से सर्वदूर, सर्वस्पर्शी, सभी क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ाने का प्रण किया गया। आप सबको स्मरण होगा 2014 जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट एक लक्ष्य देश के सामने रखा था, एक विजन देश के सामने रखा था। क्योंकि जब कोई सरकार नई बनती है, पहली बार कोई सरकार बनती है, पहली बार कोई नेता ऐसी परिस्थिति पे, ऐसी अवसर उसे मिलता है,
तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक संदेह होता है कि सरकार किस तरफ जाएगी। सरकार मजदूरों के साथ खड़ी होगी या मालिकों के साथ में खड़ी होगी, किसानों के लिए काम करेगी या व्यवसायियों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी या वेलफेयर के लिए काम करेगी। अलग अलग तरह के प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सबके कल्याण के लिए काम करेगी और उन सबको प्राथमिकता का केंद्र मानते हुए, केंद्र बिंदु मानते हुए, पॉलिसी प्लानिंग का सेंटर मानते हुए उसके ऊपर काम करेगी। और आज हम सब देखते हैं कि उन विषयों को एड्रेस करने के साथ साथ देश और समाज के लिए आवश्यक सभी विषयों को एक साथ देश की सरकार ने एड्रेस किया। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया का कोई भी ऐसा मंच नहीं है, और मैं फिर कहूंगा दुनिया का कोई भी ऐसा मंच नहीं हो सकता जहां आज भारत प्रासंगिक न हो, रेलेवेंट न हो। मुझे स्मरण आता है 2019 में पानी के विषय की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आने वाले समय में जिस तरह से पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनेगी, और आज पूरे विश्व भर में जो वैज्ञानिक जिस दृष्टिकोण से बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड विषयों को लेकर के बात करने वाले वैज्ञानिक हो, चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, अर्बनाइजेशन के विषय पर काम करने वाले लोग हो, या जीवन की किसी भी विधा पर काम करने वाले लोग हो, पानी की चुनौती को विश्व में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े विषयों में से एक विषय को जो है सभी लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कि जब भारत जैसे विशाल देश, दुनिया की सबसे लगभग, मैं कह सकता हूं ऑफिशियली नॉट डिक्लेयर, पर दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ में निरंतर बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन वाला देश, भूगर्भ की जल पर सर्वाधिक निर्भरता वाला देश, जियोस्पेशियल वेरिएशन वाला देश, जहां एक तरफ मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात होने वाला क्षेत्र और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र से मैं आता हूं जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र, जहां दुनिया की न्यूनतम बरसात वाला क्षेत्र है, इतनी सारी भौगोलिक विविधताओं वाला क्षेत्र, एक देश, इन सब चुनौतियों के चलते और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उन सब के चलते हुए पानी जिस तरह से महत्वपूर्ण देश के लिए होने वाला है, और आने वाले समय में जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस सपने को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि हम चलें, कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें पानी की उपलब्धता कहीं चुनौती न बने, इस विषय को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में देश में पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स में लगभग 14 जगह अलग अलग डिस्कस होता था, पॉलिसी प्लानिंग होती थी। अर्बन ड्रिंकिंग वाटर अलग होता था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर अलग होता था, अंडरग्राउंड वाटर किसी और मिनिस्ट्री में होता था, रिवर्स किसी और मिनिस्ट्री में होती थी, गंगा किसी और नदी मंत्रालय में था, इरिगेशन कहीं और हुआ करता था, स्मार्ट इरिगेशन जो है वो कहीं और हुआ करता था। अलग अलग विषय अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग जो है डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स में जिन पर चर्चा होती थी, उन सबको होलिस्टिकली हम एड्रेस कर सके, इसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड मंत्रालय का गठन किया था। और 2019 में इस मंत्रालय के गठन के साथ ही 2 विषयों पर जो है इसकी जिम्मेदारी, पानी का क्षेत्र और सैनिटेशन का क्षेत्र, दोनों जिम्मेदारी इस मंत्रालय को दी गई। हम सब जानते हैं सैनिटेशन में जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने SDG 6 जब डिसाइड किए थे 2015 में, और ये तय किया था कि 2030 तक दुनिया के सभी देशों को यूनिवर्सल एक्सेस टू द ड्रिंकिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू द सैनिटेशन ये प्रदान करना है। और जब SDG 6 की बातचीत की जा रही थी, SDG 6 का गठन हो रहा था, उस समय में मुझे याद आता है 2015 में मैं यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे अवसर दिया था, एक सांसद के नाते मैं यहाँ आया था, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सैनिटेशन के विषय पर चर्चा हो रही थी। मुझे स्मरण आता है उस दिन सभी देश, सभी के लिए शौचालय उपलब्ध होना चाहिए, और जो लोग ओपन डेफिकेशन के लिए कंपेल्ड हैं, दुनिया में जो नंबर एस्टिमेट किया गया था कि 100 करोड़ ऐसे लोग हैं, जितने भी स्पीकर्स ने वहां भाषण दिया वो सब भारत की तरफ जो है इंगित करके ऐसा कह रहे थे। They were pointing out towards India that India is the country which has the most number of people who are compelled for open defecation, and that number was almost 600 million.
थे, 60 करोड़ लोग थे, 60% अकेले भारत में थे। आजाद भारत को 75 उस समय तक 70 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन देश में केवल 38% लोगों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। कल्पना करके देखिए कि जिस घर में शौचालय न हो उस घर की क्या परिस्थिति है। 62% घरों की महिलाएं देश में, और विशेष रूप से उसमें ग्रामीण क्षेत्र थे, they were compared to defecate in open। उनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता, नित्य प्रतिदिन उनको सूर्यास्त होने का, अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, और अपने दैनिक भोजन क्रम को भी इस तरह से डिजाइन करना पड़ता था कि शाम होने से पहले उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न हो। इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले, जब मैं यूनाइटेड नेशंस में आया था, उससे पहले इसको अनाउंस कर दिया था 2014 में कि हम 2019 में जब देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा, तब तक एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जीवन में हम सब ने पढ़ा होगा कहीं न कहीं कि स्वच्छता जो है उनके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय था, और ओपन डेफिकेशन को उन्होंने एक अभिशाप की संज्ञा दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2019 तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। जहां यूनाइटेड नेशंस ने हमसे कल्पना की थी, हमारे जैसे देशों से कल्पना की थी कि 2030 तक, जिस रास्ते पर बहुत सारे देश अभी भी काम कर रहे हैं, कि 2030 तक दुनिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। हम 60% कंट्रीब्यूटर होते हुए भी मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हम 10 करोड़ 50 लाख शौचालयों का निर्माण करके 105 मिलियन टॉयलेट्स वी हैव मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन 2019 में 2 अक्टूबर को घोषित किया। मुझे याद आता है 2015 में जब मैं, जैसा मैंने कहा, मैं यूनाइटेड नेशंस में आया था, तब सब भारत की तरफ इंगित करके कह रहे थे, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई अपराधी की तरह दुनिया हमको देख रही है। मित्रों, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि 2019 में जब ठीक भारत को जब ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया, उसके ठीक शायद 1 महीना भी नहीं बीता होगा, मैं स्टॉकहोम वाटर वीक में था, और वहां जब भारत ने इस स्टेटस को अचीव कर लिया, ये बात जब मैंने वहां रखी अपने बातचीत में, अपने भाषण में मैंने जब ये कहा, दुनिया के कम से कम 40 से ज्यादा देशों के मंत्री और वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने इंडियन पवेलियन में आकर के मुझसे मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि भारत, इफ इंडिया कैन अचीव देन वी कैन आल्सो अचीव। जो विकसित विकास के क्रम में भारत के पीछे, जो विकास के दौर में भारत के पीछे खड़े, उनके लिए रोल मॉडल इंडिया है, उनके लिए भारत एक आदर्श है, और वो ये मानते हैं कि भारत यदि प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है, तो हम भी अचीव कर सकते हैं। और मुझे स्मरण आता है 2019 में, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया था, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया था गांधीनगर में, तो प्रधानमंत्री जी ने उस आइकॉनिक स्पीच में कहा कि दिस वाज नॉट आवर डेस्टिनेशन, इट वाज अ लैंडिंग। एंड ही सेड कि हम यहाँ से बढ़कर के आगे जो है कंप्लीट सैनिटेशन के लिए काम करेंगे, और कंप्लीट सैनिटेशन का मतलब था कि हम सॉलिड लिक्विड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर, बायो वेस्ट मैनेजमेंट पर एक साथ एड्रेस करते हुए काम करें। और मित्रों, मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं आप सबके सामने ये चर्चा करता हूँ, ये आंकड़े पर बात करता हूँ कि देश में 6 लाख गांव हैं, 600,000 विलेजेस। उन 6 लाख गाँव में से 2 लाख गाँव ने ओपन डेफिकेशन प्लस मीन्स कंप्लीट सैनिटेशन का स्टेटस अचीव कर लिया। 1/3 गाँव जो है आज देश में कंप्लीट सैनिटेशन की संख्या प्राप्त कर चुके हैं। पानी के क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा कि पानी बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़ी चुनौती विश्व के सामने है, हमारे सामने और भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में पानी के क्षेत्र में भी पीने के पानी से लेकर के पानी की सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी रहे, इस लक्ष्य को लेकर के मंत्रालय काम करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की अगर मैं बात करूं, 2019 के 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि हम देश के हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी, समुचित मात्रा में पीने का पानी और निरंतरता के साथ में पानी मिले, इसका प्रबंध करेंगे। तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, तब देश की आजादी को 72 साल बीत चुके, और देश में ऐसा अनुमान किया जाता है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया इज मोर देन 19.4 करोड़,
194 मिलियन, 19 करोड़ 40 लाख घरों में से केवल 16% घर ऐसे थे जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से आता। 3 करोड़ 23 लाख मात्र, 16 करोड़ 20 लाख घरों की माताओं बहनों को, क्योंकि पीने का पानी घर में लाना, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने साल से हिंदुस्तान को नहीं देखा होगा, पीने का पानी लेकर के आने की जिम्मेदारी सामान्यतः परिवार में महिलाओं के पास होती है। उन माताओं बहनों को पीने का पानी अपने सर पर उठा करके लेकर आना पड़ता था। और जब मयूरेश्वरी जी जब अपना प्रस्तुति दे रही थी तब उन्होंने सिर के ऊपर 3 छोटे छोटे मटके रखे थे, सिंबॉलिक। मैंने देखा है अपने बचपन में अपनी माताओं बहनों को इसी तरह से 3-3 मटके लेकर, क्योंकि मैं सुदूर पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर में मेरा जन्म है, इसी तरह से 3 मटके लेकर के नित्य प्रतिदिन माताओं को बहनों को 5 से 10 किलोमीटर उस गर्म रेगिस्तान में चल करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता, और केवल 1 दिन 2 दिन जीवन पर्यंत। कि बच्ची बहुत छोटी सी उम्र की होती ना, 12-13 साल की, तब वो कौतूहलवश अपनी माँ के साथ में, अपने परिवार की अन्य महिलाओं के साथ में, अपनी दादी नानी, अपनी बुआ मासी भाभी, उनके साथ में सिर्फ कौतूहलवश छोटा सा मटका लेकर के उनके साथ साथ में जाना शुरू करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी भूमिकाएं बदलती है, छोटी बेटी से बड़ी बेटी हो जाती है, बड़ी बेटी से शादी होकर किसी परिवार की बहू बन जाती है, बच्चों की माँ बन जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो सास बन जाती है, और आगे दूसरी पीढ़ी आती है तो दादी या नानी बन जाती है। उसके जीवन में भूमिकाएं बदलती रहती है, लेकिन एक चीज जीवन में उस महिला के साथ में हमेशा जुड़ी रहती थी, वो था मटका। सिर्फ जो बदलता था कि वो छोटा सा मटका जो 10-12 साल की उम्र में छोटा होता था, उम्र बढ़ती थी, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता था, थोड़ा बड़ा हो जाता था, और अधिक सामर्थ्य बढ़ता था तो एक के ऊपर एक, और मयूरेश्वर जी की जैसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 मटके हो जाते थे। और जैसे जैसे शरीर वापस सामर्थ्य कम होता था, उम्र कम होती थी, तो वैसे उसी क्रम में वापस उतरते भी थे, और 60-70 साल की उम्र में जब कमर झुकने लगती थी तब वही छोटा मटका वापस आ जाता। पूरा जीवन उस मटके के साथ में जुड़ा हुआ था। और मुझे विश्वास है कि आप सबको प्रसन्नता होगी कि ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं, 8.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के सर पर से वो मटका का बोझ हम पिछले 3 साल में उतार पाए। जो 16% access to the water through taps था, that has increased to 58%, 59% rather I should say। 8 करोड़ 50 लाख लोगों के, महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाने में हम कामयाब हुए। और जिन नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर पिछले 1 साल में हमने कुल मिलाकर के जितने लोगों को पानी, जितने घरों को पानी दिया है, जापान में कुल उतने घर भी नहीं है, इजिप्ट में उतने घर नहीं है, इथियोपिया में उतने घर, उतने घरों को हमने 1 साल में पीने का पानी अवेलेबल कराया। हम जब टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हम हर साल एक इथियोपिया को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे थे। कितनी मैग्निफिटी ऑफ द वर्क होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सब इसलिए कर पाए कि उनके हर एक काम करने के पीछे जो मंत्र उन्होंने लिया वो 5P के प्रिंसिपल्स है। पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि किसी काम को हमको करना है, तय समय में पूरा करना है, 100 लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पूरा करना है। कोई केवल पॉलिटिकल विल उससे नहीं हो सकता, उसके साथ में पब्लिक स्पेंडिंग चाहिए। पब्लिक स्पेंडिंग के साथ में कि सरकार उस पर विषय पर निवेश करना चाहिए। यदि मैं निवेश की चर्चा करूं तो ओपन डेफिकेशन फ्री देश को करने के लिए देश की सरकार ने लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का निवेश 5 साल में किया। लेकिन बिल इंडिया गेट्स फाउंडेशन ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी और दुनिया के दूसरे अनेक संस्थानों ने अध्ययन किया, और वो अध्ययन में सबने जो है कॉमनली एक बात को एक्सेप्ट किया कि देश में उसके कारण से पर हाउसहोल्ड जो ओपन डेफिकेशन के कारण से जो पोल्यूशन होता था, उसके कारण से जो पानी में पोल्यूटेंट्स जाते थे, उसके कारण से जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों के कारण से साल में जो 3 लाख लोगों की मृत्यु होती थी वो घट करके अब जो है कुछ हजार में रह गई। मतलब 2.5 लाख लोगों का जीवन हर साल बचने लगा। और दूसरी तरफ प्रति परिवार, पर फैमिली जो बचत होती है वो 50,000 रुपया, जो
बीमारी पर खर्च होता था, जो मेडिसिन पर खर्च होता था, जो उसका जो जिस गांव के आदमी का जिसके घर में कोई बीमार हो गया उसकी उस दिन की मजदूरी चली जाती, तो उन सबको अगर फैक्टरिंग करें 50,000 रुपीज़ पर हाउस होल्ड पर एनम बचत होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण भारत में 19 करोड़ 40 लाख है, अगर 50,000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 400% रेट ऑफ रिटर्न जो है हिंदुस्तान को मिला। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हो कि कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें 400% रेट ऑफ रिटर्न होता है। पब्लिक स्पेंडिंग के बाद में जो थर्ड चीज विषय था, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं दैट इज पार्टनरशिप्स। ही ऑफन सेज दैट अब ये समय नहीं है कि सब कुछ हम ही करके सीखें और अपना नया अनुप्रयोग जो है प्रयोग करके सीखें। जिस किसी ने भी दुनिया में इस पर काम किया हम उनके साथ में पार्टनरशिप करें, उनके साथ में जुड़े, उनको साथ लेकर के दुनिया की बेहतरीन तकनीकी को साथ लेकर के लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड अटेन, उसको साथ में जोड़ करके हम जो है काम करें। और चौथी चीज जिसको वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि वही सफलता का आधार है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग साथ जुटे। स्वच्छता का आंदोलन जिस तरह से जन आंदोलन बना था, क्योंकि केवल टॉयलेट बनाने का विषय नहीं था। भारत जैसे देश में जहां इतने सारे सोशल टैबूज उसके साथ में जुड़े थे, इतनी सारी मान्यताएं जुड़ी थी, सदियों से जिस तरह की परंपराएं जुड़ी थी, उन परंपराओं को तोड़ने की आवश्यकता थी। 60 करोड़ लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता थी और उसको एक जन आंदोलन बनाना था। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जो है, कोई कल्पना नहीं करता था कि देश का नया चुना हुआ प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के या हाथ में जो है वेसल लेकर के और उसमें मोटर लेकर के और साथ में जो है ईंट रख करके और शौचालय बनाता हुआ दिखाई देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान का नया चुना हुआ प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता ऐसा माना जाएगा, वो व्यक्ति शौचालय को साफ करता हुआ दिखाई देगा। कोई नहीं मानता था कि वो जो है कुंभ के अवसर पर स्वच्छता कर्मियों को सिर्फ उनका सम्मान बढ़ाने के लिए उनके पांव धो करके जो है जमीन पर बैठ करके उनके पांव धोता हुआ दिखाई देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उनके इस व्यवहार से जिस तरह से स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बना, सरकारें जुटी, सरकार में बैठे हुए लोग जुटे, मुख्यमंत्री साथ में जुटे, मंत्रीगण साथ में जुटे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग साथ में जुटे, स्कूल के टीचर्स जुटे, छोटे छोटे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो गांव में सरपंच प्रधान थे वो जुटे, महिलाएं जुटी, स्कूल के बच्चे जुटे और देखते देखते हमने 5 साल में देश को जो है संपूर्ण स्वच्छ देश ऐसा बनाने में सफलता प्राप्त की। और 5वां प्रिंसिपल ऑफ 5P प्रिंसिपल इज कंटिन्यूअस परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। इन 5P के प्रिंसिपल पर ही हमने सफलता प्राप्त की और इन्हीं 5P के प्रिंसिपल्स पर हम जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए काम करें। पीने का पानी का कनेक्शन देंगे, लेकिन पानी की उपलब्धता कहाँ से हो? जिस तरह की चुनौतियां बढ़ रही, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और पिछले 50 साल में जो हमारी आबादी लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है, उसके कारण से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी घट करके जो है 5000 क्यूबिक मीटर से घट करके 1500 क्यूबिक मीटर पे, निश्चित रूप से बड़ी चुनौती और आने वाले समय में चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में निरंतर पानी की उपलब्धता रहे, इसको लेकर के हम पानी के हर एक एस्पेक्ट पर काम करें। एक तरफ नदी की स्वच्छता के लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा नदी शुद्धिकरण का कार्यक्रम मिशन नमामि गंगे के तहत कर रहे हैं और बहुत सफलता के साथ में हमने पूरा किया। जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए जर्मनी को 29 साल लगे थे राइन के लिए, जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड किंगडम को, ब्रिटेन को जो है 25 साल से ज्यादा का कालखंड लगा थेम्स नदी में काम करने के लिए, डेन्यूब के लिए जिस काम को करने में लगभग 35 साल का समय जो है वो स्वीडन को लगा, उससे बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि हमारी चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि हमारी नदियां जो है लिविंग रिवर्स है। यहाँ कोई भी जिस तरह से स्नान नहीं करता। मैंने जब स्वीडन के महाराजा जब मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि आपने डेन्यूब पे काम किया, 35 साल लगे, आपके स्वीडन में कुल जितने लोग हैं उतने रोज गंगा जी में स्नान करते हैं। जितनी आबादी आपकी, जितने लोग साल भर में आपके यहाँ दिवंगत होते होंगे, उतने लोगों को हम रोज गंगा जी के किनारे पे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जितने आपके स्वीडन में कुल मिलाकर के कैटल पॉपुलेशन है, उतनी गौ माता रोज जाके गंगा जी में स्नान कर लेती है। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के होते हुए भी उससे बड़ा काम 2500 किलोमीटर बहने वाली नदी को हमने 5 साल में दुनिया के टॉप 10 रिवर्स की कैटेगरी में लाकर के खड़ा। सबसे बड़ा भारत की जो है ग्राउंड वाटर डिपेंडेबिलिटी सबसे बड़ी है। हम ग्राउंड वाटर पर एक्विफर मैपिंग का सबसे बड़ा काम दुनिया में हम कर रहे हैं। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है, चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, चाहे जल शक्ति अभियान का कार्यक्रम हो, चाहे अटल भूजल योजना का कार्यक्रम हो, हम दुनिया के सबसे बड़े काम जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ग्राउंड वाटर मैपिंग पे सबसे बड़ा काम कर रहे हैं।
हम डैम रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डैम ओनिंग कंट्री हिंदुस्तान है, अमेरिका और चाइना के बाद हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी ठीक 15 दिन पहले मैं वर्ल्ड बैंक की वाटर समिट में था, क्योंकि भारत जिस तरह से काम कर रहा है, केवल पानी के क्षेत्र में नहीं, अगर मैं किसी भी क्षेत्र की चर्चा करूं, मैं क्योंकि मैं पानी का काम कर रहा हूं इसलिए केवल पानी पर बात कर रहा हूं, मैं किसी भी क्षेत्र पर बात कर सकता हूं। हम दुनिया के सबसे बड़े सोलर पर काम करने वाले देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने वाले देश हैं, हम सब सेक्टर्स में सबसे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से डैम रिहेबिलिटेशन पर हम लोग काम करते हैं, मुझे वर्ल्ड बैंक के उस समिट में 400 से ज्यादा प्रतिनिधि ऐसे जो दुनिया भर में पानी के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, ऐसे सब लोग। और उस 2 दिन के सम्मेलन में मुझे अंत में यह एहसास हुआ कि वो सम्मेलन इंडिया वाटर वीक हो गया। सारे लोग हिंदुस्तान की चर्चा कर रहे थे, जहां कहीं भी कर रहे होंगे हर रेफरेंस पॉइंट पर हिंदुस्तान की चर्चा हो रही थी और हिंदुस्तान को आइडियल मान करके बाकी सब लोग उस पर काम कर रहे थे। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है, पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहे, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पानी के हर एस्पेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि देश बदल रहा है। आप में से कुछ लोग जो कई साल बाद में हिंदुस्तान जाएंगे, आपको सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से देश ने काम किया, चाहे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है एयरपोर्ट्स जिस तरह से हिंदुस्तान में बन रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में इंटरनेट का कवरेज एक्सेस बढ़ा है, जिस तरह से कॉस्ट इंटरनेट की घटी है, हिंदुस्तान ने अपना 5G नेटवर्क क्रिएट किया है, अपनी टेक्नोलॉजी क्रिएट करके किया है, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। शायद 5 साल बाद में या 7-10 साल बाद में जो लोग हिंदुस्तान जाएंगे वो एकाएक विश्वास नहीं कर सकेंगे कि ये वही देश है जिसको छोड़ करके मैं। और इसी के चलते आज पूरा विश्व ये मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न केवल अर्थव्यवस्था है, बल्कि तो विकसित देश बनने की दिशा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश भी है। We are undergoing era of transformation. Or whenever a society or a nation undergoes the era of transformation, तब उसके हर एक घटक की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। और जब सब लोग जुटते हैं, पूरा देश का सारा समुदाय एक साथ उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के पहिए गति को बढ़ाने के लिए उसको अपनी तरफ से उसको जो है शक्ति प्रदान करता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सहज तरीके से हो जाता है, स्फूर्त तरीके से हो जाता है। और उसमें जो जितना समर्थ है उसकी उतनी ही बड़ी भूमिका है, जो जितना समर्थ है उसका उतना ही बड़ा दायित्व भी है। हम सब लोग यहाँ कल्चरल एम्बेसडर के रूप में रहते हैं, हम सब लोग यहाँ बिजनेस एम्बेसडर के रूप में देश के रहते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी देश वो महाशक्ति केवल आर्थिक ताकत के आधार पर नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी देश केवल सामरिक ताकत के आधार पर महाशक्ति नहीं बन सकता। महाशक्ति बनने के लिए जिस तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सांस्कृतिक विरासत। हमारे पास में इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, हम सबको सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए उसका प्रकीर्णन हम किस तरह से कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रणदीप जायसवाल साहब का कि उन्होंने भारत की संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन यहाँ किया है। लेकिन हमारी आवश्यकता है, हमसे अपेक्षा है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत बदलते हुए भारत के प्रतिनिधि के रूप में, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस किसी भी भूमिका में काम करते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, हम भारत के कल्चरल एम्बेसडर के रूप में काम करें। भारत के बदलते हुए भारत की तस्वीर को लोगों के साथ में साझा करें। बदलते हुए भारत को लेकर के जो लोगों के मन में जिस तरह की भ्रांति है, उसकी चर्चा करें। आज पूरी दुनिया इस इंटरनेट के युग में जानने लगी कि भारत किस तरह से काम कर रहा है। कल्पना करें कि भारत जैसा देश, जिसका ऐसा इतिहास था कि जहां कोई वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन जब दुनिया में बनी थी, वो भारत में पहुंचने में 55 साल लगे। टिटनेस का टीका जब दुनिया में लगना शुरू हुआ था, भारत में पहुंचने में 74 साल लगे, 74 ईयर्स। उस देश ने दुनिया का सबसे इफेक्टिव टीका बनाया, सबसे बड़ा फास्ट टीकाकरण किया, 220 करोड़ डोजेस देकर के जो है देश के लोगों को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का। निश्चित रूप से बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की चर्चा हम सब लोग करना प्रारंभ करें। भारत